आपसे मैं आज मुलाकात कराऊंगा हमेशा की तरह, क्योंकि प्रोग्राम है ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिए, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। लाहौर स्टूडियो से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और मेरा साथ दे रही हैं मिस रिदा ज़हरा। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपका भी सर बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मौसम जुलाई की बिगिनिंग होती है अब तो, बल्कि जून के एंड से ही, और फिर जुलाई और अगस्त ह्यूमिडिटी लेवल्स बहुत ऊपर चले जाते हैं, हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाता है, हब्स होती है, वाटर वेपर कंटेंट हवा में इतना होता है, सांस लेने में कुछ दुश्वारी होती है। लोग आप जैसा फरमाते हैं कि रूटीन में वॉक करना चाहते हैं, आप वो चाहते हैं कि अपनी सेहत को ठीक रखें, इतने सारे फ़ायदे आप वॉक के बताते हैं जो कि बिल्कुल सच बात है। तो ऐसे में वॉक करना जो है बाहर जाके ओपन में ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। मैं सिर्फ बारिश की और कीचड़ की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनके ऊपर गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल्स जो हैं वो पानी उड़ा के चले जाते हैं। मेरा ख़्याल है इतनी सिविक सेंस तो लोगों में होती होगी। मैं बात कर रहा हूँ कि जो उनकी सांस लेने में दुश्वारी होती है, अगर खुदा न खास्ता किसी को हल्की फुल्की को हार्ट IHD इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ भी है, उनको पहले पूरा दिल को खून पूरा नहीं पहुँच रहा, और सर अगर कोई एज़मा का कंटेंट है, दमे की कोई बात है, या कोई उनको पल्मोनरी डिज़ीज़ है फेफड़ों की कोई, ज़रा इन ग्रुप्स के मुतालिक बात कीजिएगा। और साथ में जो ओल्ड पीपल हैं, 4 मैंने ग्रुप बना दिए, इनके मुतालिक डॉक्टर साहब थोड़ी बात करें कि ये ऐसे मौसम में क्या करें। बड़ा अच्छा सवाल है इस मौसम के हवाले से। इस मौसम की जहाँ इतनी खूबसूरती भी है, क्योंकि मानसून की जो हवाएं हैं ये आपके लिए बादल लेके आती हैं, बारिश लेके आती हैं, तो सब कॉन्टिनेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। दरियाओं में, डैम्स के अंदर पानी आता है, पानी मिलता है, ज़मीन को पानी मिलता है। ये एक बहुत बड़ा सोर्स है कि जो हमारी लाइफ साइकिल, जो इस खित्ते के लोग हैं उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल दुरुस्त। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बड़े अच्छे मौसम दिए हैं, हमें गर्मी भी दी है, सर्दी भी दी है, बारिशें भी दी हैं, और जो है ख़िज़ां भी है। तो ये सारे चीज़ें हमारे साथ चलती हैं। बहार तो सर भूल गया, बहार भी है। तो ये सारी जो मौसम है, इतने खूबसूरत मौसम है। कई मुल्क ऐसे हैं, आपने भी देखे होंगे, कि वहाँ एक जैसा मौसम रहता है, सारा साल रहता है, तो उसका भी मिजाज लोगों के, इसके साइकी पे भी बड़ा इफ़ेक्ट आता है। हमने इस पे बात की है। ये जो है मेरे ख्याल से मिस रिदा इस पे शायद एग्री करें, आप भी करें, ये जो मौसम है, बरसात का मौसम है ये वाला, इसमें एंग्जाइटी लेवल थोड़ा सा आपका बढ़ता है। आपके पास जो एंग्जाइटी के लोग, मेरे पास तो बहुत सारे आ रहे हैं आजकल, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रहा है, दिल घबरा रहा है, बाहर निकलने को दिल कर रहा है, तो इस तरह की कैफियत होती है। ये तो खैर इस पे वो खुद हम इनसे ज़िमनी क्वेश्चन करेंगे, इस पे वो थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मेडिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, हम वॉक के लिए कहते हैं पेशेंट को जी वॉक करें, तो होता ये है कि पेशेंट आम तौर पे रातें क्योंकि छोटी हैं, दिन बड़े हैं, तो लोगों की नींद का एलिमेंट वो नहीं पूरा नहीं होता। लोग अगर सूरज अगर 5 सवा 5 तक तुलू होता है, तो लोग अभी नींद में ही होते हैं, तो वो सूरज तुलू होने का वक्त होता है। तो बहुत सारे लोग जो सुबह को वॉक करें, वो सुबह नहीं होती, बेसिकली वो आपका तकरीबन कुछ दिन चढ़ चुका होता है, जिसमें धूप भी आ चुकी होती है, मौसम गर्म भी हो चुका होता है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम आता है। अगर जो डायबिटिक पेशेंट वॉक करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि वो सूरज निकलने से ज़रा कुछ पहले, 10 मिनट 15 मिनट पहले वॉक पे चले जाएँ। तो जो जितनी वो वॉक करते हैं उसका थोड़ा सा कोई कम अरसे के लिए कर लें, और कोशिश करें घर से कोई पानी वगैरह या कोई ऐसा नींबू पानी वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ लेके जाएं, जिससे आपका अगर, या अपने साथ बॉटल कैरी करें पानी की, जो आप थोड़े थोड़े वक्फे से आप लेते रहें, ताकि जो यहाँ पे इसको हम एक्सट्रीम ऑफ वेदर कहते हैं, यानी जो आजकल मौसम है ये भी शिद्दत वाला मौसम है। यानी यहाँ पे आपको अगर वॉक करते हैं 2 या 3 किलोमीटर की, तो आपको कम से कम पानी आपका काफ़ी एवेपोरेट कर जाता है, मौसम की वजह से पसीने की शक्ल में एवेपोरेट करता है, तो डिहाइड्रेशन का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। वो लोग जिनके गुर्दों के अफ़ाल पूरी तरह काम नहीं करते, गुर्दे पूरी तरह काम नहीं कर रहे, तो उनके भी डिहाइड्रेशन की वजह से उनके गुर्दों के अफ़ाल भी ख़राब हो सकते हैं।
तो एक तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें जो इस मौसम के साथ एसोसिएटेड है, एक तो मैंने एंग्जाइटी की बात की, दूसरा है कि जो फंगस इन्फेक्शन है वो बहुत ग्रो करती है नमी के साथ, ख़ास तौर पे जो पाँव की उंगलियां होती हैं उसमें नमी की वजह से, क्योंकि वो खुश्क नहीं होती, हम जब नहा के निकलते हैं तो हम सॉक्स पहन लेते हैं, शूज़ पहन लेते हैं, तो जो पाँव की उंगलियों के दरमियान वाला हिस्सा है वहाँ पे सफ़ेद सी आपने देखा फंगस इन्फेक्शन होती है, जिसको एथलीट फुट भी कहते हैं, जो एथलीट्स में कॉमन होती है, ये भी हो जाता है। दूसरा जो कार्बंकल्स या बॉयल्स या फोड़े फिंसियों का एलिमेंट भी ज़्यादा होता है, जो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती इस मौसम में ज़्यादा उनको होती, क्योंकि जो मौसम की वजह से उनको पसीना आता है, तो पसीने के साथ जो एनवायरनमेंट में गर्द गुबार है वो भी आपके मसामों के अंदर फंसता है, ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह की ये स्किन जल्दी इन्फेक्शन इनके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। तीसरी जो बात मैंने बात की डिहाइड्रेशन की बात है। चौथी है कि जो हार्ट के पेशेंट हैं, दिल के मरीज़ हैं, ख़ासतौर पर बूढ़े लोग जो दिल के मरीज़ हैं, वो इसमें शिद्दत वाली वॉक करने से अवॉइड करें, अर्ली करें या लेट नाइट करें या आप अर्ली करें, ताकि वो मौसम की शिद्दत उनसे कम उन पर असरअंदाज हो सके। तो इसमें हमें काफ़ी अपने आप का ख्याल रखना चाहिए, इस चीज़ को तर्क ना करें। जो लोग जिनके पास ट्रेडमिल मशीन है वो अपने इसको घर में वर्जिश करें। जैसे अगर घर के अंदर एयर कंडीशन रूम है, वहाँ पे आप अगर आपकी ट्रेडमिल मशीन रखें, वहाँ पे आप अच्छी वॉक कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं। जिन लोगों के पास नहीं है तो वो जो घर का जो कॉरिडोर है, जैसे हम बात करते हैं कि हर खाने के आधा घंटा बाद 10 मिनट की 3 दफ़ा वॉक कर लें हर खाने, तो आपके 30 मिनट इससे भी पूरे हो जाते हैं। तो इससे आपको इसको कंपनसेट कर सकते हैं कि दूसरे तरीक़ों से, अगर बाहर मौसम आपको शिद्दत का लग रहा है तो फिर उसको अवॉइड करें। आप कंफर्ट लेवल आपका ख़राब हो तो उसको वो ताकि मेंटेन रहे। इसमें अस्थमा का अटैक बहुत फ्रिक्वेंट हो जाता है नमी की वजह से। जो अस्थमा के जो दमे के लोग हैं उनको इसके एपिसोड्स हैं अस्थमा की वो ज़्यादा होते हैं, तो उनको अपने रेगुलर जो इन्हेलर यूज़ करते हैं या जो दवाई यूज़ करते हैं वो बाकायदगी से करें और उसमें कोई नागा वगैरह ना डालें। तो ये कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं इस के साथ एसोसिएटेड हैं, और मेरा ख़्याल है कि इंटेलिजेंटली इसको देखा जाए। अपनी वर्जिश के दौरानी को थोड़ा सा कम करिए, पानी की कमी ना होने दीजिए, नमकियात की कमी ना होने दी जाए, और जो अपना जो है कि अपनी पर्सनल हाइजीन है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम जिल्द से ही बात करते हैं, आपने बहुत एलेबोरेटली सब बातें बताई हैं, मगर थोड़ा सा उनको और आगे बढ़ाते हैं। जितने भी फोल्ड्स होते हैं, जिल्द के जितने भी फोल्ड्स होते हैं जहाँ पे मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, इंक्लूडिंग ये पाँव की आपने जो बात की है, तो डॉक्टर साहब इसमें ये बताइएगा कि पाँव को कैसे वहाँ पे एक तो उसको नमी कैसे उसकी दूर की जाए, और वो आप क्या कहते हैं कोई स्पिरिट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं? पाँव की जो उंगलियों के दरमियान है वो नमी होती है बेसिकली। एक तो जब आप नहा के निकलें, जब भी या कुछ जो लोग वज़ू करते हैं नहा करें, तो उसके बाद उसको एक अपने लिए एक टॉवल स्पेशल रख लें कॉटन का, जो इसको पाँव को अच्छी तरह से साफ़ करें, और ख़ास तौर पे जो पाँव की जो उंगलियों के दरमियानी जो जगह है जो उसको अच्छी तरह साफ़ करें। जब उसको साफ़ कर लिया जाए तो उस पर आप एक किसी रुई के फाहे के साथ स्पिरिट या स्पिरिट स्वैब आपके पास अवेलेबल है तो उस दरमियानी वक्फे को उससे साफ़ करें। स्पिरिट के अंदर ये खसूसियत है कि जो बची खुची नमी है उसको भी निकाल लेगी, वेपोरेट कर देगी, और वो क्योंकि ये फंगस की खसूसियत है, ये नमी को पसंद करती है। तो ये जो फंगस का ये जरासीम है ये नमी को पसंद करता है, तो नमी को आप एलिमिनेट कर दें तो इससे फ़र्क पड़े। ये तो है इसकी प्रिवेंशन। और कोशिश करें आप बंद जूता कम से कम पहने, खुले जूते सैंडल यूज़ करें, ताकि आपके पाँव की जो उंगलियों के दरमियान उसको हवा लगती रहे। अगर खुदा ना खास्ता किसी का ये वो ज़ख़म हो गया उंगलियों के दरमियान, जो सफ़ेद सा आपने देखो जिल्द फट सी जाती है उसके अंदर ज़ख़म फट जाती है, तो ये फंगस, अच्छा ये डीप हो जाता है, तो डीप हो जाता है, उसके ऊपर से वो फ्लेक्स से उतरते हैं। ये बेसिकली दिस अ पोर्टल ऑफ एंट्री फॉर द जर्म्स। यहाँ से जर्म्स एंटर कर सकते हैं, ये दरवाज़ा खोल दिया जाता है। और पाँव को आपको पता है वहाँ सेंसेशन भी थोड़ी सी कम होती हैं, आपकी सप्लाई ब्लड सप्लाई भी कम होती है। अगर ये दरवाज़ा खुल गया तो जरासीम तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो डायबिटिक फुट इससे हो सकता है, यानी
डायबिटिक फुट है कि पाँव के अंदर इन्फेक्शन का एलिमेंट ज़्यादा हो सकता है। इसको हम कहते हैं ऑन द टॉप ऑफ इट, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके ऊपर आ सकती है। तो इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत, ख़ास तौर पे इस मौसम में। लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी के ये ज़ख़म बन गया है फंगस इन्फेक्शन का, तो उसका तरीक़ाकार है कि आप स्पिरिट से साफ़ करें और उसको खुश्क कर लें, और उसके दरमियानी जो हिस्से हैं वहाँ पे जो एंटी फंगल क्रीम्स मिलती हैं वो आप उस पर अप्लाई करें। लोशंस भी मिलते हैं, वो अप्लाई करें, अपने डॉक्टर से पूछ लें। तो उसको अप्लाई करने से उसको मुकम्मल बड़ी जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और बड़ी जल्दी वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसका इलाज मुमकिन है, तो इसको बढ़ने से रोकें। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपका पाँव ज़ख़म के बाद पाँव के अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे सुर्खी आनी शुरू हो या उसको सोज आनी शुरू हो, तो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं। तो ये इस बात की निशानी है कि यहाँ खुदा न खास्ता यहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो गई। डॉक्टर साहब एक सवाल भी है, उसको मैं को रिलेट करूँगा। मिस थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिएगा, फिर आप प्लीज़ यू कैन गो हैड। जिल्द की आपने बात की डॉक्टर साहब, जिल्द की जो है ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं, जैसे फिंसी, फोड़े, इस किस्म की चीज़ें, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन शायद होती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आपने जैसे मसाम कहा कि बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे सर एक सवाल है, ये कहते हैं कि 67 साल उम्र है, 67, ये इंसुलिन जो है ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन भी ले रहे हैं, और कहते हैं मेरे पाँव पर बार बार छाले बन जाते हैं। पाँव पे बार बार छाले बन जाते हैं, हाँ ये बड़ा कॉमन है। इसको मैं कहते हैं कि ब्लिस्टर जिसको ये सर छाले अब इन्होंने बताया नहीं कि ऊपर की सतह पे बन जाते हैं कि नीचे की सतह, दोनों सतह पे बन सकते हैं। मैं सर थोड़ा सा आगे मजीद बात, एक छाले सर जिनका मुंह बाहर की तरफ हो, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जिल्द के नीचे ना, पाँव की जिल्द के नीचे तलवे के छाले से हैं, मगर ऊपर कुछ नज़र नहीं आता, ये भी बताइए। अच्छा, उनको लगता है ऐसे कि छाले से, ऐसा लगता है। अच्छा, जो छाले हैं ना वो ज़्यादा ऊपर वाली, जिसको हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं, पाँव और पैर की ऊपर वाली सरफेस पे वो ज़्यादा बनते हैं। क्यों? जो तलवा है उसकी जो जिल्द है बड़ी सख्त होती है, और उसमें से वो उसको सेपरेट नहीं हो सकती इजीली। तो वो उसके अंदर जो बने, पहले उसको मैं बता दूं, वो जो बनेगा वो छाले नहीं होते, बेसिकली वो कॉर्न होता है, जिसको चंडी भी कहते हैं, कि वो आपके प्रेशर एरियाज जहाँ पे आपके पाँव का प्रेशर बनता है। अगर कोई एबनॉर्मल एरिया है, फॉर एग्जांपल एक बंदे का पाँव में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जूता इस किस्म का पहना है कि वहाँ पे प्रेशर की वजह से वो सख्त सी हो जाती है, वो छाला नहीं होता। लेकिन ये अगेन एक प्रॉब्लम हो सकता है कि वो जो सख्त सा कॉर्न होता है वो किसी वक्त उसमें ज़ख़म भी आ सकता है, टीयर आ सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन ये जो छाला है जिसके अंदर पानी होता है, ये आमतौर पे पैर की जो ऊपर छत होती है जिसको कहते हैं, वहाँ पे ये बनता है। इसकी जो बुनियादी वजह है कि ज़्यादा डायबिटीज़ पुरानी हो जाए और इसके साथ न्यूरोपैथी हो जाए, यानी उसकी नर्व्स ऐसे इन्वॉल्व हो जाएं, या जैसे उनको हिस्स उनकी जो होती है, टच की हिस्स है, या कोई चीज़ लग जाए उसके बचाव की हिस्स है, तो प्रोटेक्टिव सेंसेस हैं वो इम्पेयर्ड हो जाएं। मतलब जैसे अगर हम किसी को हाथ को टच करें, पिन से लगाएं, तो वो एकदम पाँव खींचता है, या उस पर कोई टच किया जिसको पता चले। सब ये 4-5 किस्म के ना, एक तो प्रेशर है, एक पिन की है, एक टेम्परेचर की है, ये सारी सेंस, ये सारी। अब जैसे कुछ लोग जो मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, ख़ास तौर पे कह दीजिए हम वो बैठ गए मोटरसाइकिल पिछली सीट पे, किसी के साथ जा रहे थे, तो साइलेंसर लगा तो साथ वो छाला बन को पता भी नहीं चला। कुछ लोग होते हैं जी, मैं घर पे फिर रहा था, पाँव में को ज़ख़म लगा तो मुझे किसी ने बाद में बताया, तुम्हारे तो वो बन गया। डॉक्टर मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनको चूंटियाँ काट जाती हैं ठीक ठाक, और उनको पता नहीं चलता, वो भी ज़ख़म होते हैं। कहीं वो चूहा भी काट जाता है, रैट बाइट के केसेस भी हैं, और ज़ख़म होते हैं, उनका पता नहीं चलता। और कुछ लोग जूता ख़रीदते हैं, नया जूता ख़रीदते हैं, तो वो शौक में सारा दिन पहन के फिरते हैं। तो नया जूता ज़्यादा देर नहीं पहनना चाहिए पहले दिन, तो उससे क्योंकि अब नॉर्मल सरफेस होती है, थोड़ा सा टाइट भी होता है, तो वो भी छाला बन जाता है। या कुछ लोग जो है कि सर्दियों के दौरान हीटर के आगे बैठ जाते हैं और पाँव सेकते रहते हैं उनको, लेकिन उनको एहसास नहीं होता कि उनकी हीट की वजह से उनके हीट ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, पानी भर जाता है। बेसिकली ये वजह इसकी है कि सेंसेशन इम्पेयर्ड है, हमें प्रोटेक्टिव सेंसेशन हमारी इम्पेयर्ड है, हम उसको बचा नहीं रहे होते। तो हम जूता नया पहन लिया, ज़्यादा चल पड़े या नंगे पाँव चल पड़े, पता नहीं चला ज़ख़म हो गया, हमें किसी चीज़ का उसका नहीं हुआ।
तो इससे ये हमें इसको बहुत केयरफुल होना चाहिए। अगर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम एक दफ़ा हो जाती है तो हम आइंदा के लिए केयरफुल होना चाहिए। लेकिन अगर हमें सेंसेशन नहीं किसी पेशेंट्स को नहीं आती तो उसको अपने फुट केयर की स्पेशल फुट केयर करनी चाहिए ताकि ये आइंदा मसला ना हो। इसमें प्रॉब्लम ये होता है जब छाला बन जाता है उसको पानी उसके अंदर भरा सा होता है, जो फ्लूइड होता है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये फ्लूइड जो होता है ये स्टेराइल होता है, इसके अंदर जरासीम नहीं होते। तो पेशेंट बहुत सारे ये करते हैं, वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या ख़ुद उसका पंक्चर कर देते हैं। जब पंक्चर कर देते हैं छाले की, ये पानी निकाल दिया, छाले का पानी निकल गया, छाले का पानी तो निकल गया, तो वो जो हल्की सी वो झिल्ली सी जो बनी है, यानी अब आपने जो स्टेराइल सोल्यूशन था, जो उसके अंदर जो पानी था, उसको आपने काट के वहाँ जरासीमों को एक दरवाज़ा मुहैया कर दिया कि यहाँ पे ग्रो करें। तो इटसेल्फ इसको पंक्चर नहीं करना चाहिए, जो छाला बन जाए उसको पंक्चर नहीं करना चाहिए। उसका ख्याल रखें कि जितनी बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात ये होता है कि छाला कुछ अरसे बाद थोड़ा सा मध्यम ढीला सा पड़ना शुरू होता है और अब्जॉर्ब हो जाता है फ्लूइड। लेकिन इस दौरान अगर पंक्चर हो गया, स्पॉन्टेनियसली पंक्चर हो गया या डेलिबरेटली पंक्चर कर दिया या किसी डॉक्टर ने कर दिया, तो ये अब आपको स्पेशल केयर देनी पड़ेगी। इसको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि ये इन्फेक्शन आगे की तरफ स्प्रेड ना करे। वो जो डेड स्किन है सर, वो कोई डॉक्टर काट दे? नहीं, अगर खुद ब खुद आपको पील ऑफ हो जाती है, अगर काट दे तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो काट दे। लेकिन देखिए, मेरा जो अप्रोच है कि इसको मिनिमली इंटरवीन किया जाए। अच्छा। यानी कम से कम इसके अंदर मुदाखलत की जाए। अगर को नेचर उसके अंदर खुद अपना रोल प्ले कर रही होती है, तो अगर खुदा ना खासा बहुत इन्फेक्शन होगी बढ़ गई, ऑब्वियसली फिर आपको जाना पड़ेगा। पायोडीन से साफ़ करने, पायोडीन से साफ़ किया जा सकता है, उस पर सिंपली पायोडीन लें, कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुदा ना खासा अगर पंक्चर हो गया, दैन प्रोफिलैक्टिकली आप फिर एंटीबायोटिक अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ कर सकते हैं, या उसको लोकल इसकी ड्रेसिंग की जा सकती है, जो होनी भी चाहिए, स्टेराइल ड्रेसिंग होनी चाहिए, ताकि उसको बाकी एक्सपोजर से रोका जाए, ताकि जरासीम वहाँ पे ग्रो ना कर सकें। डॉक्टर साहब, क्योंकि जल्द की बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है, मौसम जब बड़ा गर्म होता है, लोग ऐसी जगह पे सो जाते हैं, लेट जाते हैं जहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है। एक लोकल हमारी ज़ुबान में लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि पित्त निकल आई है। छोटे छोटे दाने स्किन पे बड़ी ख़ारिश करते हैं। एक सर ये सवाल है। दूसरा ये है कि इस मौसम में कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज़म होता है जिसको हमारी ज़ुबान में मेडिकल में कहते हैं स्केबीज़। ये इनका ज़रा थोड़ा सा बताइए। जो पित्त वाला मामला जिसको हम प्रिकली हीट कहते हैं, तो वो बेसिकली छोटे छोटे दाने हैं, गर्मी में होते हैं, हबस के अंदर गर्मी दाने जिसे हबस में मसाम बंद हो जाते हैं पसीने की वजह से, फिर वो और पसीना आता तो बढ़ जाते हैं। बेसिकली इसमें आप सिंपल पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। ख़ारिश होती ज़रूर है, जब ख़ारिश करेंगे बाज़ औक़ात वो ज़ख़म बनने का ख़तरा होता है। तो अच्छे प्रिकली हीट पाउडर्स भी हैं, आप लोशंस भी हैं, अवेलेबल होते हैं। वो उसको आप कोशिश करें कि अपने आप को कन्फाइन करें ऐसी जगह पे जहाँ पे ठंडी जगह पे रहने की कोशिश करें, ताकि वो बढ़े ना। ये तो सिंपल इसका ट्रीटमेंट है प्रिकली हीट से। या अगर इन्फेक्टेड हो जाए तो आप डॉक्टर्स को मशवरा करें। तो जो दूसरा आपका स्केबीज़ जो है, ये एक छोटा सा पैरासाइट होता है जो इंसान के जिस्म के ऊपर रहता है। इसकी खसूसियत या निशानी ये होती है कि ये आम तौर पे नाइट इच जिसको कहते हैं, रात को होती है, ख़ारिश ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, और इसके कुछ फीचर्स होते हैं। और ये गर्दन से नीचे होती है, यानी ट्रंक पे, गर्दन से चेहरे पे नहीं आती, गर्दन से नीचे होती है, फोल्ड्स के अंदर होती हैं। और ये रात को, क्योंकि ये जरासीम रात को जागता है, और उसके वजह से रात को आपको नाइट इच का प्रॉब्लम होता है। और इसमें एक और बड़ा फीचर होता है, इसमें घर का एक फ़र्द नहीं, काफ़ी सारे अफराद एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होती है। जो अगर आप एक बेड पे शेयर कर रहे हैं, बेड किसी के साथ, लिनन के साथ बेड लिनन यूज़, या आप कपड़े कर रहे हैं, उसका एक्सचेंज किया है, तो उसके अंदर ये आपको छोटे से दाने भी बन जाते हैं। आमतौर पे इसकी जो बरोज़ हैं, जो स्किन की बरोज़ होती है, ख़ासतौर पर हाथों की जो उंगलियाँ हैं, ये वाले हिस्से, यहाँ पे वो आपको ज़्यादा निशान, छोटे निशान भी नज़र आते हैं। ट्रंक पे, पेट पे बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, और सीने पे भी आ सकते हैं। तो ये बड़ी एक ट्रबल सम चीज़ होती है। बेचारा मरीज़ है, उसकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, और वो ख़ारिश उसको सारी रात वो उसको चैन नहीं लेने देती, और बड़ा बुरा हाल होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये काबिल इलाज है। गुड। तो इसमें हम इलाज ऐसे करते हैं कि इसका के पेशेंट को हम कहते हैं कि आप रात को बात लें, अच्छे डेटॉल सोप से अपने आप नहा लें, अच्छी तरह नहा लिया, जिस्म को खुश्क किया,
और इस टावल को अलहदा रख लें। और उसके बाद कुछ क्रीम है और या लोशंस भी अवेलेबल हैं, एंटी स्केबीज क्रीम मिलती हैं, लोट्रिक्स के नाम से अवेलेबल है। उसको तमाम जिस्म पे यानी गर्दन से नीचे नीचे आप तेल की तरह आप लगा लें, तो और अपने जो कपड़े हैं वो उसको चेंज कर लें। सुबह उठ के नहीं, उसी वक्त चेंज करें। रात को आपने लगा ली, नहीं, नहा के लगा क्रीम लिया, लगा ली, फिर फिर आपने सुबह नहाना नहीं अभी। अच्छा, ठीक है, आपने लेकिन कपड़े भी चेंज कर लिए और वो जो कपड़े इसको भी अलहदा रख लिया, और जो बेड लिनन है उसको भी आपने अलहदा रख लिया, वो भी चेंज की। अच्छा, ये जो कपड़े हैं इनको गर्म पानी के अंदर आपने धोना है। नहीं सर, थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। लगा लिया, सारा लगा लिया, उसके बाद उसमें कपड़े चेंज, स्लीपिंग सूट नहीं, सूट वो पहने जो आप दिन को भी पहन के फिर सकें। ठीक है, ऐसे कपड़े पहने, लाइट कॉटन के कपड़े पहने। अच्छा। तो पहन के आपने ये कपड़े चेंज नहीं करने, ये अब आप 24 आवर्स बाद अगली रात को फिर यही काम दोबारा करेंगे, यानी फिर नहाएंगे, फिर ये क्रीम लगाएंगे और फिर उसके बाद अपने कपड़े चेंज करेंगे। तो 3 दिन तक आप, और वो जो कपड़े हैं उनको गर्म पानी, तेज़ गर्म पानी के अंदर उसको धोएं और तेज़ धूप के अंदर उसको डालें, लिनन को भी। और ये नहीं कि घर का अगर होल फैमिली तो फिर ये आपसे इसको 2-3 दिन में निजात आपको मिल जाएगी। तो इसका बड़ा अच्छा शाफी ट्रीटमेंट है और लोग को बड़ा इस बरसात के मौसम में ये काफ़ी कॉमन हो जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन अबाउट स्किन। ये सर चिकन पॉक्स हो जाता है, जिल्द पे वो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, स्केप्स उनके वो बन जाते हैं, ऊपर स्कैब से बन जाते हैं, ख़ारिश बड़ी करते हैं, इसके मतलब? देखिए, ख़ारिश जो आमतौर पे ये वायरल होता है, आपको पता है इसका, ये वायरल है, इसमें ज़ाहिर है ना किसी दवाई का रोल नहीं है। आप सिंपली ख़ारिश को आप लोशन है जैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैलामिन लोशन के साथ लगा सकते हैं, कोई स्टीरॉयड लोशन भी जैसे बेटनोवेट लोशन भी मिलता है, वो भी आप यूज़, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से ज़्यादा सरफेस एरिया पे, क्योंकि स्टीरॉयड अगर बहुत बड़े एरिया पे लगाएं तो अब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। तो लोकल ट्रीटमेंट है, अच्छी पर्सनल हाइजीन रखें और ऑब्ज़र्व करें, ज़्यादा रेस्ट करें, बुखार वगैरह को ट्रीट करें पैनाडोल से। अगर चिकन पॉक्स के साथ बच्चे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं तो एक दूसरे से कंटीजियस होती है, एक फेज़ इसका कंटीजियस फेज़ होता है, एक से दूसरे को लग जाती है। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना उस स्टेज के अंदर, जब ये कंटीजियस स्टेज शुरू में होती है दाने निकलने से पहले वाली। तो लेकिन अगर हो जाए तो फिर आपको बाकी जो हेल्दी बच्चे हैं उनको इससे दूर रखें। ठीक है, बस मैंने तो इसीलिए यके बाद दीगरे जो है काफ़ी स्किन के मुतालिक सवाल कर लिए। हालांकि डॉक्टर साहब ने दमे की भी बात की थी कि, और एंग्जाइटी की बात की थी, मूड की फ्लक्चुएशंस की भी बात की थी इस मौसम में जी। उधर बारिश होती है, इधर जो लोगों का मूड जो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। मूड का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है मौसम से। बहुत सारे इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं, सीजनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उनका मूड से लेना देना होता है। वेस्ट में बहुत लोगों को डिप्रेशन होता है क्योंकि ठंड में जो है वो मूड आपका लो होता है। इस वजह से अक्सर लोग जो हैं वो डिप्रेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया जाता है। सिमिलरली जिस तरह सर ने बताया कि आजकल का मौसम इस तरह से है कि घबराहट, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती, तो घबराहट होना, एंजाइटी होना इज़ वेरी कॉमन। मगर कुछ लोग जो हैं वो आजकल के मौसम में थोड़ा सा यानी एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे कि कोई मैनियक फेज़ की तरफ भी चले जाते हैं, उनकी जो है ज़्यादा कुछ मूड में ऊपर नीचे आ जाता है। और दमे की जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, एक तो ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो हमारे सांसों की नाली है वो तंग हो गई, मगर दूसरी तरफ ये भी होता है कि एक्साइटमेंट से भी ट्रिगर हो जाता है दमा कुछ लोगों में। बिल्कुल, एक्साइटमेंट से भी, क्योंकि आपका सांस लेने का जो पैटर्न है वो चेंज होता है, आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है वो स्विच ऑन हो जाता है, तो उसकी वजह से डेफिनेटली आपका होता है एक्साइटमेंट से भी सांस को भी। बहुत सारे जो शायर हैं वो उनको थोड़ा सा एलिमेंट होता है उनके अंदर भी, तो शायरों के जो थोड़ा सा बाइपोलर टच आता है और उनकी शायरी बड़ी अच्छी हो जाती है। सावन पे जितने सावन पे शेर और गाने बने हैं मेरे ख्याल से किसी मौसम पे नहीं बने, तो डेफिनेटली ये मूड को अफेक्ट करती है, शायरों के मूड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जैसे रिदा ने बात की कि जो डिप्रेशन है सर्दियों में, कि यूरोप के अंदर बहुत लॉन्ग नाइट्स हैं, दिन का वक्फा कम होता है और दिन में भी बासा सूरज नहीं निकलता। जब संडे होता है, सनी डे होता है, तो उस लोगों का मूड बेहतर हो जाता है सर्दियों में।
तो ये डेफिनेटली इंसान के अंदर ये वेरिएशन आती है मूड के अंदर। सीजनल वेरिएशन है। अब जैसे बहार में जब होता है तो आपको जो मैनिक जो पेशेंट्स हैं वो भी फ़र्क, वो उनके मेनिया के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तादाद में। वो भी बहार आई, वो मेनिया भी आया साथ में। मेनिया भी आया और साथ वो संग फोड़ना और वो शायर तो कहते हैं कि सर फोड़ना है, वो बहार आई है, उनको हर चीज़ में फिर बाहर आई तो सहरा की तरफ चल सहरा के निकल। हाँ, तो वो उसके क्योंकि मेनिया जिसका ट्रिगर तो हो मैंने गया। ये डेफिनेटली इंसान का है, ये इसका डेफिनेटली मौसम आपको अफेक्ट करते हैं। बहुत शदीद गर्मी के भी अंदर देखें लोगों के अंदर एक चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, लड़ाइयाँ, मारकुटाइयाँ ये गर्मियों में ज़्यादा हो जाती हैं। तो वो सर मुझे शेर याद आ गया भी, हम पाँव के छालों की बात कर रहे थे कि रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाँव के छालों ने, बस्ती इतनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। ये याद मुझे आ गया। एक सर और भी सवाल है, इजाज़त है मुझे? जी सर, बिल्कुल पूछें। कहते हैं कि आई एम अ डायबिटिक फॉर लास्ट 10 years एंड आई एम ऑन इंसुलिन 70/30. My HbA1c is between 7.5 and 8. My father died of heart attack at the age of 47. My elder brother is having cardiac problems. Is it necessary that I am also going to have it? Please guide. Noor Ahmed from Gujranwala, Gujarat. I beg your pardon. डॉक्टर साहब ये एक दफ़ा फिर से मैं पढ़ दूँ, इसको उर्दू में कर दूँ। 10 साल से ये डायबिटिक है और एज इन्होंने अपनी नहीं बताई है, 47 की नहीं, माजरत चाहता हूँ, अपनी एज नहीं बताई। इन्होंने बताई है कि इनके वालिद 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से वफ़ात पा गए थे। इनके बड़े भाई जो हैं उनको भी दिल का आर्जा है। और ये जो साहब हैं जिन्होंने हमें लिखा है 10 साल से डायबिटिक हैं, इंसुलिन 70/30 यूज़ कर रहे हैं, HbA1c 7.5-8 के इर्द गिर्द रहता है। क्या इनको ये पूछ रहे हैं कि मुझे भी दिल की बीमारी के क्या चांसेस हैं? हाँ, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो डायबिटीज़ इट सेल्फ प्री मेच्योर कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ कर सकती है। हार्ट अटैक आपको देखिए आमतौर पे जो मर्दों के अंदर हार्ट अटैक है वो 65 साल की उम्र के बाद 60 साल की उम्र के बाद होता है, औरतों में 65 साल की उम्र के बाद हो सकता है। अगर आपको किसी बंदे को जल्द छोटी एज के अंदर 50s के अंदर 40s के अंदर हार्ट अटैक हो रहा है, उसकी एक दो वजूहात हैं। आइदर वो बंदा डायबिटिक है जिसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या वो स्मोकर है, ठीक है। और अगर डायबिटीज़ भी और स्मोकिंग भी कर रहा है तो फिर और दो अच्छा है काम। और अगर ये भी बात नहीं है तो अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है 30s में 40s के अंदर, तो इसका मतलब इसकी फैमिली के अंदर कॉर्निया आर्टरी, हम फिर क्वेश्चन करते हैं कि आपके ख़ानदान में किसी और को भी ऐसे फर्स्ट कज़न्स को, माँ बाप को या किसी बहन भाई को भी ऐसी प्रॉब्लम आर्जा है, तो अक्सर औकात ये पॉजिटिव होता है। तो ऐसे लोगों को बड़ा मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको भी फैमिली के अंदर क्योंकि रखता है ये रन कर रही होती है जेनेटिकली। जैसे इन साहब का किस्सा है कि इनको डायबिटीज़ भी है और फैमिली के अंदर कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ की हिस्ट्री भी है। इनके भाई भी और इनके फादर हैं, उनको दोनों को भी बहुत छोटी एज के अंदर हार्ट डिजीज़ हुई। तो इनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। इनका A1C गड़बड़ वाला मामला, इसको ठीक करें। लिपिड्स अपने ज़रूर चेक करें, लिपिड्स को कंट्रोल करें और अपनी जो दवाई है उसको भरपूर तरीके से लें, उसमें दवाई में नागा ना करें। मैं तो पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि अपनी लिपिड की जो दवाई वो आप खाना खाएं या ना खाएं, लिपिड की दवाई ज़रूर लें। तो इतनी ज़रूरी है। ये जो कंट्रोवर्सी सब बीच में चल पड़ती है कि ना ले, नहीं ये बिल्कुल लोअरिंग एजेंट्स, नहीं इसमें बिल्कुल गलत लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि जी ये पता नहीं नुकसानदेह चीज़ें। अभी जो हमारे जो गूगल डॉक्टर हैं वो उन्होंने बड़ी इस पर कंपेन चलाई हुई थी इसके ख़िलाफ़। हालांकि दिस इज़ बेसलेस कंपेन, क्योंकि आप इलाज कर ही नहीं सकते इसके अपने लिपिड्स का बग़ैर इस स्टैटिन दवाई के। अब तो इसका जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको तो वो कहते हैं जितना आप नीचे ला सकते हैं लेके आएँ। 55 तक भी रिकमेंड किया कि लेस देन 55। पहले था 100 से नीचे ले होना चाहिए, फिर था 70 से नीचे, अब कहते हैं 55 से नीचे रखें। तो जितना आप इसको नीचे की तरफ लेते जाएंगे उतना जो आपका जो है ना वो हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस, वो चांसेस वो कम होते जाएंगे। तो इस दवा के बगैर तो गुजारा नहीं है। बाज़ औक़ात ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो
स्टैटिन को टॉलरेट नहीं करते, बस उनको पट्ठों में दर्द या इस तरह की प्रॉब्लम आते हैं, तो दुनिया के अंदर एक और ट्रीटमेंट है, वो बहुत महंगा है, PCSK9 उसको कहते हैं, इंजेक्टेबल है, महीने में 1 इंजेक्शन लगता है। तो वो आपके LDL को इन एडिशन टू स्टैटिन या उसको आप दे सकते हैं उस ट्रीटमेंट के तौर पे, और वो आपके LDL को बहुत ड्रास्टिकली नीचे लेके आता है। उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी स्टडी आ चुकी हैं PCSK9 के बारे में, इनहिबिटर्स के बारे में। बेसिकली वो एंटीबॉडीज़ हैं जो आपके रिसेप्टर लेवल पे एक्ट करती हैं और LDL का जो लेवल उसको रिड्यूस करती हैं। तो इनको भी जैसे इनके भी हैं, इनको 2-3 ट्रीटमेंट मैं जैसे सजेस्ट करता हूँ, गाइडलाइन में बताऊँगा। एक तो अपना डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज रखें, और जो प्लेटलेट इनहिबिटर्स जैसे एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल जो इनके डॉक्टर इनको दे रहे हैं वो लाजमी तौर पे लेते रहें, और अपना स्टैटिन जो इनको अच्छी अपने जो LDL कोलेस्ट्रॉल है वो तकरीबन 55 से नीचे रखने की कोशिश करें। तो बाकी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इससे काफ़ी इनको फ़र्क पड़ेगा, और इनको इस लाइन पे ट्रीटमेंट इनको अपना लेना चाहिए। डायबिटीज़ पे तो फोकस लाजमी तौर पे करें, बाकी अगर ये हाइपरटेंसिव भी हैं जो मेंशन नहीं किया गया, तो ब्लड प्रेशर को बड़ा अच्छे तरीके से कंट्रोल करें, और उन अद्वियात से कंट्रोल करें जो हार्ट की जो नालियों की रीमॉडलिंग भी करती हैं, जैसे ARBs हैं वो आपको करती है, इनहिबिटर्स हैं, ये ग्रुप की दवाइयाँ वो इस्तेमाल करें। सर अभी पिछले दिनों में डायोवान के मतलब कुछ मैं सुन रहा था, कुछ कंट्रोवर्सी थी। अभी ये वैसे अच्छा फोरम है, ये आपका सवाल अब आ ही गया है कि डायोवान बेसिकली इज वेलसार्टन एक अद्वियात का ग्रुप है जिसको ARBs हम कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, और इसके अलावा ये जो इतनी अच्छी अद्वियात हैं कि ये हार्ट के लिए भी बेनिफिट है, और दूसरा ये है कि आपके न्यू ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़, अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है, अगर वो रोकना ऐसी अद्वियात लेता है तो 29% तक ये रिस्क हो, यानी आप हर तीसरे बंदे को आप रिस्क रिडक्शन करती हैं, डायबिटीज़ न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ के इंसिडेंस रोकती हैं ये, यानी बहुत अच्छी अद्वियात है। बेसिकली अब इसमें कंट्रोवर्सी बड़ी अजीब सी चल पड़ी है लोगों, इसमें कुछ कसूर हमारा जो शायद हेल्थ डिपार्टमेंट का भी है, ड्रैप का है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का है, डॉक्टर्स का है, उसमें क्लैरिटी इनको कहते हैं। वेलसार्टन इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, यानी वेलसार्टन ये डायोवान या जो भी दवाई ये इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ये इसकी खूबियाँ वैसे ही और महासन वैसे ही कायम हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ कंपनियाँ, क्योंकि जो इसको अद्वियात को बनाती हैं वो अपना रॉ मटेरियल मुख्तलिफ मुल्कों से लेती हैं, जिसमें भारत है, चाइना है, यूरोप है, या दूसरे सोर्सेज हैं वहाँ से लेती हैं। तो चाइना की एक ख़ास मखसूस कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी थी जो रॉ मटेरियल बनाती थी। तो रॉ मटेरियल जब बना उसका, तो उसके अंदर ऐसा गया कि उसको जब चेक किया गया यूरोप EMA ने, जो यूरोपियन जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसने चेक किया तो उसे पता चला कि ये जो इस कंपनी से जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसके अंदर एक ऐसा मवाद मिक्स हो गया है या कर दी, या उनकी टेक्निकल फॉल्ट है जो कैंसर का बायस बन सकता है। इस वजह से रिकॉल किया गया। तो आपको पता है रिकॉल पूरी दुनिया के अंदर कॉमन है, गाड़ियों के रिकॉल्स होते हैं, ब्रेक्स के अंदर प्रॉब्लम आ गया, एयर बैग्स के अंदर प्रॉब्लम आ गया तो रिकॉल कर दीजिए। बहुत सारी कंपनियां हुंडा ने या दूसरे करती हैं, ये सारी करती हैं, तो इसका भी रिकॉल हुआ। तो बजाय इसको एक साइंटिफिकली तौर पे कुछ इसको हैंडल किया जाता, रिकॉल किया जाता, लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट कर दिया गया कि हम जो सारी दवाइयाँ खा रहे थे ये सारी बंद कर दें। फिर उन्होंने एक लिस्ट इशू की कि जिसमें भी इनकम्प्लीट लिस्ट थी। एक को ड्रैप ने इशू किया जी, एक तो बिल्कुल जिस पे ले ही ना, दूसरा किया जी ये डाउटफुल है इनका ना लें, एक का जी ये बिल्कुल ओके हैं। तो इसमें ये है, लेकिन जो पेशेंट हैं उनको चाहिए कि इस चीज़ को लिस्ट को रिव्यू हो रही है आजकल डेली बेसिस पे, इसको रिवाइज़ हो रही है तकरीबन, तो उसको देख लें। उन कंपनी का आप सॉल्ट ले लें, तो जो जिनको आप उन्होंने ओके किया हुआ है, इसको दवा के इटसेल्फ में कोई ख़राबी नहीं है, इस बात को क्लियर कर लें। लोग इस दवा को छोड़ रहे हैं, तो ये दवा को छोड़ के किसी और दवा पे शिफ्ट होना या और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर से ब्लड प्रेशर का आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो लेकिन इसके डॉक्टर से मशवरा करें। डॉक्टरों का काम बहुत बढ़ गया, मैं रोज़ तकरीबन 10-12 मैसेज ऐसे हैं जिसका मैं सिर्फ यही जवाब दे रहा होता हूँ कि ये ले लें, इसका मुतबादल बता दें, अब हम क्या करें, हमें कैंसर तो नहीं हो जाएगा। ये किस्म के जो है ना वो पैनिक फैल गया हुआ है। इसको बड़ा इसको डेलिकेट तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत थी। बहरहाल इसको एक
क्योस क्रिएट हो गया, लोगों की कन्फ्यूजन हो गई, कन्फर्मेशन उनको नहीं हो रही, कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, या तो आप इसको एक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे आप डाल देते कि सिर्फ इस कंपनी की वजह से, लेकिन उस पर नहीं किया इन्होंने। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उनकी आपस में रिवेलरी चलती है, आपस में चलता है, उनकी एक कंपनी का जी इस कंपनी का हमारा तो ठीक है, इनका ख़राब है, उनको बदनाम करने के लिए, तो उनकी आपस में कुछ, तो उससे भी एक जो मसला काफ़ी ख़राब हुआ, वो कहते जी वो ख़राब है, ये मेरा ठीक है, आप ये दवाई ले लें। तो ये इस किस्म के मसाइल हुए। हालांकि ये सिर्फ एक कंपनी है जिसके ने ये बनाया, उस जिस वो भी एक बैच होगा, एक बैच होगा या जो भी होगा उसके अंदर। जैसे शायद आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर जो लोग नाइट्रेट जिनके अंदर जो थे कंपनी ने सप्लाई की, तो उसके अंदर एक ऐसी पायरामेथिमीन एक वो साथ मिक्स हो गया था गलती से, जो भी है किसी कंपनी ने, उससे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए थे, बहुत बड़ा केस चला, लोगों की डेथ हुई, प्रॉब्लम हुई, तो वो भी एक था। तो शायद इसी किस्म का ये मामला है कि एक ऐसा उसके आंसर उसके अंदर मिक्स हो गया है गलती से, तो जो कैंसर का बायस बनता है। सर ये आर्ब्स क्या चीज़ है? ARB जिसको कहते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जिसको कहते हैं, ये ब्लड प्रेशर की दवा है, अच्छी दवाई है, जैसे वेलसार्टन में भी बात की हमने उसकी हैं, और टेलमिसार्टन की एक और प्रोडक्ट है। तो ये इस किस्म की जो दवाइयाँ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हैं, गुर्दों पे अच्छे इफेक्ट करती हैं, हार्ट पे अच्छा इफेक्ट करती हैं, न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ को रोकती हैं, बड़ी अच्छी दवाई है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपने बीच में जिक्र किया, जब आप उन मरीज़ के मुताबिक बता रहे थे, आपने डिस्प्रिन का जिक्र किया, आपने क्लोपिडोग्रेल का जिक्र किया, ये भी बताइए कि ये क्यों ऐसे मरीज़ों को देते हैं जिनको हार्ट का मसला हो? क्लोपिडोग्रेल या एस्प्रिन है ना, एस्प्रिन जो है ये प्लेटलेट्स को आपके इनहिबिट करती हैं, यानी आप जब खुदा ना खास्ता अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, बेसिकली हार्ट की जो नाली कॉर्नरी आर्टरी होती है उसके अंदर प्लाक बना होता है, छोटा सा एक, आप समझे कि एक प्लाक तो हो नहीं कि दांतों उसी तरह के जो आर्टरीज़ के अंदर भी बन जाता है। तो बाज़ औक़ात प्लाक रप्चर होता है, जब रप्चर होता है यानी कुछ फैक्टर्स की वजह से टूट जाता है, तो वहाँ पे खून का जमाव आना शुरू हो जाता है। प्लेटलेट जो होते हैं वो खून के जमने में मदद करते हैं। तो वो जब रप्चर होता है, तो प्लेटलेट जब उसको रप्चर हिस्से को टच करते हैं, नाली के अंदर हो रहा है, नाली के अंदर हो रहा है, इंट्रावास्कुलर हो रहा है ना, तो नाली के अंदर जो प्लेटें वहाँ से गुजरते हैं, तो जब देखते हैं ये रप्चर हुआ है, तो जो इस रप्चर्ड जो रफ सरफेस को टच करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वहाँ जमना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे तो ब्लॉकेज ब्लॉकेज हो रहा है, कुछ रप्चर की वजह से हो रहा है। अब वहाँ जब प्लेटलेट जाएंगे तो वहाँ एक ब्लड का क्लॉट बन जाएगा जो पूरी नाली को ब्लॉक कर देगा, जब ये हार्ट अटैक का पेश खाना होता है। तो हम जी अद्वियात, वो क्लॉट वहाँ से टूट जाए फ्लो की वजह से, जब फ्लो की वजह से टूट जाए तो पूरे जिस्म में स्प्रेड कर सकते, छोटे छोटे माइक्रो आपके एम्बोलाई बन जाएंगे जो ब्रेन में जा सकते हैं, किसी जगह पे जाके उसको प्रॉब्लम कर सकते हैं, फालिज कर सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए, इस प्रोसेस को रोकने के लिए, जमाव को, तो हम ऐसी अद्वियात देते हैं जैसे एस्प्रिन है या उसका मुतबादल क्लोपिडोग्रेल है, तो वो देते हैं जो प्लेटलेट इनहिबिशन करती हैं, जो प्लेटलेट को एक्टिवेट नहीं करती हैं, ऐसे कंपाउंड्स पे ऐसे कैस्केड पे एक्ट करती हैं कि ये आपका वो एक्टिवेशन की नहीं होती, तो उसके हार्ट डिजीज़ को रोकने के लिए हम करते हैं। अच्छा, मेरे साहब को नींद आनी शुरू हुई? नहीं, इनके पास क्वेश्चन थे, एक दो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस थे, वो मैं वेट कर रही थी। वो क्वेश्चन आप अगर करना चाहें तो कर लें, वरना मैं एक क्वेश्चन और पूछने वाला हूँ और उसका ताल्लुक नहीं, वैसे आपके ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। आप भी पूछ सकते हैं। देखिए, क्योंकि डॉक्टर साहब एक बात करें तो मेरे जहन में तरतीब से सवाल आने लग जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया VLDL के मुतालिक बात कर रहे थे कि खून में जो चर्बी होती है, LDL की बात कर रहे थे, खून में जो चर्बी होती है जो हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं वो 12-14 घंटे फाके के बाद, तो उसमें ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई कम रखिए। मेरा डॉक्टर साहब सवाल ये है कि ट्राइग्लिसराइड्स भी एक उसमें देखी जाती है, कोलेस्ट्रॉल है, फिर LDL है, फिर VLDL है, फिर एक HDL भी है, वो शायद अच्छी वाली होती है, उस पर कमेंट कीजिएगा और ये बताइएगा कि ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं उनका क्या रोल है, और ये भी फरमाइएगा कि ये जब ट्राइग्लिसराइड्स कुछ लोगों में जेनेटिकली शायद बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पहले तो आपने फरमाया स्टैटिन्स के मुताबिक और क्या दवाइयाँ ली जा सकती हैं
और इनके ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा क्लैरिटी। जो ट्राइग्लिसराइड हैं ये भी बेसिकली जब आपका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड हो तो ट्राइग्लिसराइड आपके बढ़ जाते हैं, और डायबिटिक के अंदर एक जब उसके लिपिड डिस्टर्ब होते हैं जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होता है, एलडीएल डिस्टर्ब होता है, ट्राइग्लिसराइड भी डिस्टर्ब होते हैं। कुछ लोगों के अंदर ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम फेमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया कहते हैं, यानी उनको ख़ानदानी तौर पे या फैमिली के अंदर उनके ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होते हैं। ये उसकी निशानी को हज़ारों में होते हैं, बस 1000 2000 इतना, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो ट्राइग्लिसराइड इट्सेल्फ एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी कंट्रोल है कि आप स्टैटिन दें, अपनी शुगर को कंट्रोल करें। अगर शुगर फिर के इसके बावजूद भी आपका स्टैटिन बहुत हाई है, 400-500 से ज़्यादा चल रहा है, तो फिर आप फाइब्रेट्स दवाई का नाम ग्रुप है उसको आप यूज़ कर सकते हैं अच्छी मकदार के अंदर, उसको बड़ी अच्छी तरीके से वो हैंडल करते हैं और उसको नीचे लाया जा सकता है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये बुरा कोलेस्ट्रॉल है, इसको आपने स्टैटिन से ही कंट्रोल करना है। इसको जैसे मैंने बताया 100 से नीचे कम से कम रखने की कोशिश करें। दूसरी जो बात आपने एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की बात की, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, लेकिन हमका बहैसियत कौम पाकिस्तान के अंदर हम लोगों का सबका एचडीएल बड़ा कम है, दैट्स वाई वी आर मोर प्रोन टू हैव हार्ट डिजीज़। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के तरीके बहुत हैं। आजकल इसकी वो प्रैक्टिस कर रही हैं, रिदा इसकी प्रैक्टिस कर रही हैं, वो नट्स लेती हैं। तो हम आज का रिकमेंड किया जाता है कि हैंडफुल ऑफ नट्स, ये आपको ख़ास तौर पे जो वॉलनट है वो आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बेहतर करता है, क्योंकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बजाते खुद उसको ऊपर लाना बड़ा मुश्किल काम है। वॉलनट ऑयल भी होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। What about extra virgin olive oil? हाँ, वो भी ये सारी चीज़ें एचडीएल को बढ़ाती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो ड्राई फ्रूट है, जो नट्स हैं, ये बहुत अच्छे। हम अब तो पूरा वो कहते हैं हैंडफुल ऑफ नट्स फॉर डायबिटीज, मतलब आप दिन में एक दफ़ा एक सर्विंग आपकी ज़रूर होनी चाहिए। ये आपकी नट्स की, ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। ये मिस रिदा आप डील करती हैं, मतलब थोड़ी सी बात स्ट्रिक्ट हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी, मगर जस्ट ऑन द लाइटर साइड मैं ये बात कर रहा हूँ। जब कोई किसी को प्रॉब्लम होती है ना ज़हनी, और वो सही सोच विचार में घुसे, तो उनको कहते हैं कि ये भी थोड़े से नट्स हो गए हैं, तो कई दफ़ा जो है आप उसको डील करती हैं। बट वर्किंग विद द नट्स, दोज हु आर नॉट थिंकिंग राइट, एंड इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम्स, देन यू हैव टू मेक अप योरसेल्फ, बिकॉज वो आपको बड़ा उसको डील करते करते ज़हन थक जाता है ना इंसान का, साइकोलॉजिकल बात, थेरेपी, साइकोथेरेपी करते करते। तो फिर ये जो डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि देन गो फॉर द हैंडफुल ऑफ नट्स, ड्राई फ्रूट्स। पर सर आपने तो ये जो वर्ड यूज़ किया बड़ा स्टिग्मेटाइज्ड वर्ड है, मैंने मैंने सारों से माफ़ी मांगी है, मगर आपको पता है कई दफ़ा जो है लफ्ज़ जो होते हैं वो काफ़ी उनकी बैकग्राउंड होती है, हिस्ट्री होती है। और वो एक मूवी थी अनदर वन फ्लू ओवर द कुकूज़ नेस्ट, तो वो इसका ये भी लफ्ज़ है दैट सच एंड सच पर्सन हैज़ गॉन कुकू। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी दिल की भी बात की और आज जाते जाते दिमाग की भी कर लिए, तो बहुत शुक्रिया आपका। एंड वी टॉक्ड अबाउट स्किन डिजीज़ेज़, वी टॉक्ड अबाउट एज़मा, वी टॉक्ड अबाउट फुट केयर, and we talked about different allergy, not allergies, मगर जो skin की conditions हो जाती हैं, और prickly heat and all that we talked about. And Miss Rida was a very patient listener, and all the while was also including some nice questions. So Dr. Imtiaz Hasan, thank you very much, and इंशाल्लाह फिर आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और keep watching our shows and keep learning from them, and take care of your health, and all the very best. Allah Hafiz.